अम्ल, सार व लवण। तो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, जलीय विलयन में S+ आयन देता है और जलीय विद्युत में विद्युत धाराएं वो प्रवाहित होती है। सार होता है वो स्वाद में कड़वा, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, जलीय विलयन में OS आयन देता है और जलीय विद्युत में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। अन्य भौतिक गुण अम्ल, सार, लवण। तो ये सब टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में मुख्यतः पढ़ेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं अम्ल से। अम्ल की उत्पत्ति है, अंग्रेजी में इसको एसिड कहते हैं। लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे उदाहरण नींबू, संतरा, इमली। लिटमस पत्थर, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, यानी इसको नीला कहा जाता है। अम्ल होता है नीला, ठीक है। उसके बाद विलयन सांद्रता, जो क्षमता होती है अम्ल की, विलयन क्षमता उस होती है और जल में H+ आयन देते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर इसको देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है उसका उपयोग बॉयलर के अंदर साफ करने, सिंक तथा सैनिटरी को साफ करने के रूप में काम किया जाता है। अन्य उदाहरण अम्ल के सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग सेल, कार, बैटरी उद्योगों में काम आता है और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल, ये उर्वरक बनाने व सोने के गहनों में साफ करने में काम आता है। एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों, अचार आदि को सुरक्षित करने, लकड़ी से फर्नीचर आदि को साफ करने में एसिटिक एसिड काम आता है। अब हम क्षार के सामान्य लक्षण देख लेते हैं। क्षार की जो उत्पत्ति है वो एल्कली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पौधे की राख। स्वाद में ये कड़वा होता है। उदाहरण के लिए नींबू, बेकिंग सोडा। लिटमस पत्थर को ये कर देता है, लाल को नीला कर देता है, यानी सालानी, लाल और नीला। इसके स्पर्श से साबुन जैसा व्यवहार दिखता है। विलियम क्षमता की बात करें तो निम्न होती है। जल में OS आयन देता है। सार, जल में घुलनशील क्षारक को सार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जो सार होता है उसको क्षारक कहा जाता है। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो सोडियम क्लोराइड परबल क्षार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षारक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खाद्य व उर्वरक में, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम सार, अम्ल और सार में अंतर देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जल में S+ आयन देते हैं, सार जल में OS- आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, सार है वो लाल नीले लिटमस पत्थर को नीले में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल में HCl, H2SO4, SNO3 और एसिटिक एसिड। सार में NaOH, KOS, CaOS का ऑल्टवाइज, Na4OS। ये हो गए उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं सूचक। सूचक शब्द का सार्थक अर्थ होता है सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन देने वाला। परिभाषा, वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल, सार की उपस्थिति को बताते हैं उसको सूचक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित या कृत्रिम। सूचक के प्रकार, सूचक का नाम आदि हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक में हो गया लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये कौन से प्राकृतिक सूचक।
लिटमस पत्रक अम्ल के साथ लाल अनीला हो जाएगा, लाल से नीला। गोभी लाल से हरा, कोई परिवर्तन नहीं, ये हो जाएगा। कृत्रिम सूचक कौन सा होगा? मेथिल ऑरेंज, फिनोलेप्थिलीन। गंधीय सूचक प्याज का रस, वेनिला का रस, लौंग का रस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिटमस। लिस्ट क्या होता है? लिटमस है वो विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के लिसेन पौधे से निकाला जाता है। ससूचक वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय व क्षारकता का व्यवहार करते हैं, उसे ससूचक कहा जाता है। प्रकार में हो गए प्राकृतिक, वे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, साइना रोज, लाल गोभी। लिटमस विलियन है वो बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब अम्लीय होता है, न ही क्षारीय, इसका रंग बैगनी होता है। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, लाल लिटमस, नीले लिटमस। जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल लाल कर देता है, क्षार नीला कर देता है, उल्टा। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ये पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है तो वो साबुन यानी क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो उसके दाग का कलर लाल, भूरा या लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्षारक के साथ भूरा लाल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो प्रकृति में नहीं होते हैं अपितु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोलेप्थेनिल। इसका उपयोग अम्ल क्षारक की जांच के लिए होता है। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदली जाती हैं, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज और लौंग। सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक में अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, जिसमें लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोलेप्थिन आदि जैसे सूचकों का उपयोग किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है। साथ ही उसकी प्रबलता का भी मापन किया जाता है। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस देता है। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह क्रिया करके पीतल धातु हैं जो खट्टे पदार्थ जैसे दही से क्रिया करके विषैला लवण का निर्माण करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये धातु की अभिक्रिया का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें जो टेस्ट ट्यूब है इसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और जिंक के दाने लिए गए। इसमें हाइड्रोजन क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। जब इसकी हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन में रखा जाता है तो ये हाइड्रोजन से भरे हुए बुलबुले निकलते हैं। और अगर इस हाइड्रोजन के अगर पास में मोमबत्ती को लेकर जाए तो ये फटफट की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। धातु के अम्ल के साथ क्रिया में देख लेते हैं। अम्ल धातु क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और क्षार की करेंगे क्षार धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम अम्ल के जगह उपयोग करते हैं HCl धातु जिंक तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। क्षार में NaOH धातु जिंक हो गई, सोडियम जिंकेट ये लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अब इसका अर्थ हो गया, यानी धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया से लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है, परंतु सभी धातुओं के साथ यह अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं देता है।
ये मुख्य इम्पोर्टेंट बात है कि सभी धातुओं सारों के साथ अभिक्रिया क्रिया के हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, कुछ देती है। अब आता है पॉप टेस्ट। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को परख नली से गैस निकलती है तो उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पट पट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको पॉप टेस्ट कहा जाता है। ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु अम्ल ऑक्साइड से साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देता है। ये सारी प्रकृति के होते हैं। सारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल धातु के साथ प्लस अम्ल ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल। यानी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद अधातुओं की सारों के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनेगा? सेम लवण और जल। उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण में जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस है जो हाइड्रोक्लोरो के अम्ल के साथ ली गई है, प्रकृति है। सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, कार्बोनेट की जगह प्रक्रिया नली में निकासी होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ करने पे अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की क्रिया करेंगे, लवण और CO2 प्लस जल बनेगा। और धातु बाइकार्बोनेट करेंगे, लवण CO2 व जल बनेगा। जबकि क्षार के साथ धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चूने के पानी का टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने में प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। CaCO3 के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को वापस H2O और CO2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो जल में विलयनशील हो जाएगा। चूना पत्थर, खड़ी, संगमर, कैल्शियम कार्बोनेट विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब हम अम्ल व क्षार में क्या समानता है उसको देखेंगे। एक प्रयोग में ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH के विलियम लेते हैं। एक कॉर पर 2 बीकर लगाकर 10 ml बीकर में रख देते हैं। दोनों किलो को 100 वोल्ट की बैटरी के साथ एक कुंजी के जोड़ देते हैं। अब उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रवाहित करते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? ग्लूकोज के विलयन में बल्ब नहीं जलता है, एल्कोहल में नहीं जलता है, हाइड्रोक्लोरिक में जलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जलता है। अतः हम देखते हैं ग्लूकोज, एल्कोहल विद्युत का सालन नहीं करके, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन में H+ आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं। आरेनियस संकल्पना, जो अम्ल क्षार की परिभाषा के लिए सर्वप्रथम उपयोग की गई थी। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रवाहित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। यह हो जाएगी आरेनियस संकल्पना।
हाइड्रोजन अम्ल स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को H+ हाइड्रोनियम आयन या H3O+ आयन से दर्शाते हैं। अब हो गया सार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर ऑक्साइड आयन बनाते हैं, सार कहलाते हैं। किसी भी सारक को जल में मिलाने पर विक्रिया हो जाएगी। उसके बाद अम्ल व सार जल में विलय होते हैं। तनु और सांद्र हम देख लेते हैं, किसको कहते हैं। विलयन में जल की मात्रा अधिक होगी तो उसको कहेंगे तनु, और विलयन में जल की मात्रा कम होगी तो उसे कहेंगे सांद्र। अम्ल व सार को जल मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे तनुकरण कहते हैं। यानी जो भी अम्ल व सार होगा उसमें जल को बढ़ा देते हैं तो उसके जो उसका आयतन होता है अम्लाक्षार का, उसमें कमी आ जाएगी, उसी को तनुकरण कहते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल सार, दुर्बल सार के उदाहरण देखेंगे। प्रबल अम्ल जो H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, SNO3। दुर्बल में कम मात्रा में देंगे, एसिटिक एसिड और H2CO3। प्रबल में वे पदार्थ जो अधिक मात्रा में देंगे तो NaOH, KOH। दुर्बल सार में NH4OH, MgOH का ऑल्टोइज। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में क्या होता है, 3 अणु होते हैं HCl के और 1 अणु होगा SNO3 का। इसका उपयोग सोना व प्लेटियम जैसी महंगी धातुओं को गलाने में किया जाता है। एक्वा रेजिया पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लीजिए, ये अनुपात होता है। जलीय विलयन में अम्ल या सारक का क्या होगा। जब एक परख नली में सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड को परस्पर क्रिया करवाते हैं तो सूक्ष्म लिटमस पसल ले कोई रंग परिवर्तन नहीं होता और आर्द्र में रंग परिवर्तन हो जाता है। तो ये प्रयोग द्वारा निकाला गया। अम्ल व सार परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। अम्ल व सार को परस्पर अभिक्रिया करवाने पर लवण व जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं और उसके उदाहरण लिखिए। तो अम्ल व सार क्रिया करके क्या बनेंगे, लवण व जल। अम्ल कौन सा हो जाएगा, HCl, सार NaOH, लवण NaCl, Na और Cl से यहाँ लवण बन जाएगा, पीछे क्या बचेगा, H2O। तो अम्ल व सार परस्पर क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। अगला टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को एक स्केल विकसित किया गया जिसके द्वारा अम्ल व सार की प्रबलता और दुर्बलता यानी उसका मान को ज्ञात किया जाता है, उसको पीएच स्केल कहते हैं। H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। यदि किसी विलयन में पीएच का मान 7 है तो वो हो जाएगा उदासीन। यदि किसी पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से कम होने पर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, यानी अम्ल बढ़ेगा। जितना पीएच का मान कम होगा उतनी उसकी अम्लता ज़्यादा होगी। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है, सार होगा। 7 से अधिक होने पर OH आयन की सांद्रता बढ़ती है अर्थात सारक क्षमता भी बढ़ेगी। हमारा रक्त है जो 7.3 से 7.83 के बीच कार्य करता है। औसत पीएम मान जो रक्त का होता है वो 7.4 होता है। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व। हम रक्त और हमारा शरीर पीएच स्केल 7 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल पीएच प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा जल के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। एसिड रेन अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं, जब वर्षा जल का मान पीएच 5.5 से कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जल नदी में प्रवाहित होती है तो जल के पीएच मान कम हो जाते हैं जिसमें जलीय जीवों का जीवन है वो कठिन हो जाता है।
मिट्टी की अम्लता, कई बार मिट्टी का पीएच मान कम होने से उसकी भूमि की अच्छी उपज नहीं होगी। अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच होना आवश्यक है। अधिक अम्लीय होना पौधों को नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी में पीएच को ठीक करने के उपाय क्या मिलाया जाता है? मिट्टी में चूना पाउडर या शौक मिलाया जाता है, जिससे उसकी अम्लीयता, क्षारीयता प्रकृति बनी रहती है। अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन, हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक विशिष्ट प्रकार जो बिना हानि पहुँचाए भोजन को पाचन में सहायता करता है, तो उसका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच कार्य करता है। अगला है कि कुछ व्यक्तियों में HCl का स्त्राव कम होता है, तो उसका भोजन सही से नहीं पचता है। ऐसे व्यक्ति अम्लीय पदार्थ नींबू या सिरका लेना पड़ता है। अति अम्ल, जिसमें ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो पेट में दर्द और जलन होगी, तो इसके लिए एंटीऑक्साइड मैग्नीशियम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये एंटीबायोटिक लेते हैं। पीएच का दांतों पर प्रभाव, मुंह का जो पीएच है वो 5.5 रहता है। जिसका मान 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय यानी दांतों का गलना है वो स्टार्ट हो जाएगा। दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, वह दांतों को बाहर से बसाता है। तो मुंह में पीएच 5.5 से कम हो जाने पर यह संसारित होने लगता है। अगर हम भोजन में कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसके पश्चात मुंह में संकरा अथवा खाद्य पदार्थ रह जाते हैं, तो मुंह में बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करते हैं, जिससे वे अम्ल उत्पन्न करते हैं और अम्ल एनिमल को नष्ट करता है। इनके बचाव के लिए मुंह को साफ करना चाहिए तथा दंत मंजन है उसका उपयोग करना चाहिए। अगला टॉपिक है क्लोरोसार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोसार प्रक्रिया कहा जाता है। NaCl, H2SO4, NaOH और Cl2। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एनोड से क्लोरीन गैस तथा कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में इसके कैथोड के पास बनता है। क्लोरोसार अभिक्रिया के उत्पादन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसका उपयोग धातुओं में ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, साबुन अपवारजक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। क्लोरीन गैस के उपयोग, तो क्लोरीन गैस का उपयोग है जो जल के शुद्धिकरण के लिए, स्विमिंग पूल साफ करने के लिए, PVC और CFC और कीटाणु नाशक बनाने में, रोगाणु नाशक बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में, मॉगरीन गैस बनाने में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्लोरीन और हाइड्रोजन दवाई निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन में, अमोनिया क्लोराइड निर्माण में, इस्पात की सफाई में। विरंजक चूर्ण होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण क्लोरोसार की अभिक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे हुए चूने के विरंजन चूर्ण प्राप्त किया जाता है, यानी CaOH का ऑल्टोइस क्लोरीन गैस उसमें प्रवाहित करेंगे तो विरंजन चूर्ण प्लस H2O बनेगा। इसका क्या उपयोग किया जाता है? तो वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेज के विरंजन, कागज फैक्ट्री में लकड़ी तथा लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने में, रासायनिक उद्योगों में उपसहायक के रूप में, पीने वाले पानी जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेकिंग सोडा का उत्पादन है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कच्चे पदार्थों से सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर निर्माण किया जाता है। NaCl, H2O, CO2, NH3 इनको मिला के बनता है। इसके दो उत्पाद होते हैं, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग देख लेते हैं। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता पकाने में भी किया जाता है, यानी अगर खाने को जल्दी पकाना है तो इसमें मिलाया जाता है। दुर्बल क्षारक है, कई बार अति अम्लता की स्थिति में
प्रयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निनाशक में और बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अगला टॉपिक है बेकिंग पाउडर का निर्माण। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेकिंग सोडा और ट्राइट्रिक अम्ल मध्य अम्ल के मिश्रित बेकिंग पाउडर का नियम। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल सोडियम लवण अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो ब्रेड को फुलाने, स्पंज को मुलायम करने में इसका उपयोग